कभी भी आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड में किसी कर्मचारी को महिला देखा है क्या आपने? ईमानदारी से बताना, नहीं देखा होगा ना, क्योंकि महिलाओं का काम आग लगाना होता है, बुझाना नहीं। हाँ। इनके कुछ कारनामे मैं बताना चाहता हूं और उससे आप समझ जाएंगे कि ये मेरे बड़े भाई कैसे हैं। प्रताप जी के पास अक्सर बैठते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं प्रताप जी देते हैं। एक दिन मुझसे बोले कि यार तेरी भाभी बहुत परेशान करती है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले यार मैं फोन में पासवर्ड डालता हूं और वो दिन भर चेक करती रहती है कब फोन खुला मिले, कब मैं चेक करूं कि कहां ये कॉल करता है। तो प्रताप जी ने पवन भाई को गुरु मंत्र दिया। अगले दिन पवन भाई कॉन्फिडेंस से गया, आंगन में पासवर्ड खोल के मोबाइल रख दिया। भाभी आई, भाभी ने देखा कि पासवर्ड तो खुला रखा है, तो उसने जैसे ही मोबाइल उठाया तो पहला नंबर डायल था मेरी खुशी। भाभी समझ गई ये उसी कलमुही का है। उसने बिना सोचे समझे नंबर डायल कर दिया, तो नंबर पवन भाई की साली को लग गया, यानी भाभी की छोटी बहन को। बोली बताओ दीदी क्या काम है? भाभी बहुत टेंशन में बोले बताओ मैं इस आदमी पे शक कर रही हूं, ये मेरी छोटी बहन को अपनी खुशी मानता है। अगला नंबर डायल था मेरी जन्नत। भाभी समझ गई ये पक्का उसी का होगा। उसने वो नंबर भी ऐसे डायल किया तो नंबर इनकी सास को लग गया, यानी भाभी की मम्मी को। बोली बताओ बिटिया क्या काम है? अब भाभी बहुत शर्मिंदा, बोले कुछ नहीं मम्मी बस ऐसे ही चेक किया था, आप ठीक हो? बोले ठीक है, फोन काट दिया। अब भाभी को गिल्ट फील हुआ कि यार इतना बढ़िया आदमी, हम इस पर शक कर रहे हैं। तीसरा नंबर था माई लाइफ। भाभी को लगा ये पक्का उसी का है। जैसे ही नंबर डायल किया तो अपना ही फोन बजने लगा भाभी का। अब तो भाभी की आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले इतने संत पति को मैंने गलत समझा, बिना कुछ कहे बताए बैंक गई बेचारी ने, दो कुछ कुच्चा करके रुपए रखे थे, 2-2.5 लाख निकाल के लाई, लिफाफे में रखी। और जैसे ही पवन भाई आए, भाभी ने आंसू भर के आंखों में बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक करी है, मेरे पास जो कुछ है ये लो तुम और ऐश करो। पवन भाई ने लुगाई को देखा, लिफाफा जेब में रखा, मोबाइल निकाला, ईज माई ट्रिप पर गया और वहां से फ्लाइट बुक करी। कहां की? गोवा की। उस गर्लफ्रेंड के साथ जिसका मोबाइल में नाम कलुआ मिस्त्री के नाम से फीड था। तो आप समझ गए होंगे ऐसे अद्भुत कवि को आपके बीच बुलाया गया है। पवन आगरी के लिए जोरदार तालियां। हास्य का एक धुरंधर कवि आपके बीच, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताता हूं साहब, मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। आदरणीय विधायक जी, पहले क्या था और अब क्या है। मैं देख रहा हूं मेरी नौजवान पीढ़ी यहां पर बैठी है, मैं देख रहा हूं मेरी भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी भी यहां बैठी है। मैं बुजुर्गों को भूतपूर्व नौजवान कहता हूं क्योंकि बुजुर्ग कहने से वो बुरा मान जाते हैं, खासकर नदबई के लोग। मैं आपको बताता हूं साहब कि पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई है शहरों में, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। कहां से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते में मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। ये स्थितियां मैं आपको बताता हूं साहब। प्रधानमंत्री जी बोले साहब
ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी बड़ा चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो। भाई क्या बारीक व्यंग है पवन भाई, जिंदाबाद। हाँ तो साहब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, बड़ा वायरल रहा ये व्यंग। मैं पढ़ता हूं कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। यह इतिहास आपको पता होगा, आप तो इतने काबिल साहब विधायक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आजकल के नेता कैसे हो गए हैं? आजकल का जब नेता जब पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता है, मैं आपको बताता हूं, पहले का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था तो कहता था, साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, वहां के लोग मुझे जानते हैं, मैं वहां से जीत जाऊंगा। क्या बात। आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता, कहता साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं वहां से हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। यह स्थिति है साहब। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए, मैं पहले कोई लड़की मैं देख रहा हूं हमारी मातृशक्ति के रूप में यहां क्या बात। हमारी चेयरमैन साहिबा, लेकिन पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या है? पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछ लेती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर देती थी, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं? आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। यह स्थितियां साहब। मैंने तो एक व्यंग लिखा था, ऐसा लगेगा जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में जो नारी का स्वरूप हो गया, आनंद के लिए रचना लिखी है कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक 5 वर्षीय बच्चा रोता चला आ रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी मां से बिछुड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। मैंने कहा बेटे तुम अपनी मां का हाथ पकड़कर चलते तो न तो तुम बिछुड़ते न इस प्रकार भटकते। वो बोला मेरी मां के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी मां की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना। क्या बात है। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी मां तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी प्रधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट को ही पकड़ लेता, अरे न तो तू परेशान होता ना मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छलकर भी नहीं पकड़ सकता था। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको छलकर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युक्ति होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था। एक बार साहब तालियां जरा बजा दीजिए अच्छे से। अभी भाई अरुण जैमिनी जी बैठे हुए, बहुत बढ़िया। हमारे भाई प्रताप फौजदार जी बैठे हुए, हमारे भाई रघुवंशी जी बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं साहब, अभी आप हम तीनों चारों लोग जो है वो यात्रा पर गए थे विदेश, और वो भी दुबई में। तो क्या था साहब, एक सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, आदरणीय विधायक जी। कभी कभी आदमी बिल्कुल हंसना नहीं चाहता। एक सज्जन बैठे हुए थे, वो हंस नहीं रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई साहब आप हंस नहीं रहे हैं? बोले क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। और मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। फिर मैंने पूछा कि आप ताली भी नहीं बजा रहे हैं? बोले क्यों बजाऊं, बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। और ये साहब 5-6 महीने बाद फिर वहां भी कार्यक्रम में जाना हुआ, तो वही सज्जन सामने से चले आ रहे थे, तो मुझे मिल गए, हाथ में कलावा वलावा बंधा हुआ था। मैंने पूछा भाई साहब क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ तो आप इतने बड़े आदमी तो नहीं होंगे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाई बहुत बढ़िया पवन भाई। हमारी प्रियंका राय आई, मैं नारी हूं, वो बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की। मैं आपको बता रहा हूं साहब, मैं भी बड़ी
बड़ा आदर और सम्मान करता हूं नारी का, लेकिन आप एक बात देख लीजिएगा कि कभी भी किसी, आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड में किसी कर्मचारी को महिला देखा है क्या आपने? ईमानदारी से बताना, नहीं देखा होगा ना, क्योंकि महिलाओं का काम आग लगाना होता है, बुझाना नहीं। हाँ।